गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जिससे पहले ये कॉम्प्लेक्स या संकुलों के बारे में, यहाँ पर संकुल के बारे में अपन पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ऐसा हुआ कि जब अपन ने लुईस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर ये देखा गया कि जितने भी तत्व हैं ये या मेटल्स या जो भी नॉन मेटल्स जो भी तत्व हैं ये आपस में अभिक्रिया इसलिए करते हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें और उनका अष्टक पूरा हो जाए। लेकिन इस 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ये और देखा गया कि कुछ यौगिक जो कि कंपाउंड्स हैं जिनमें अष्टक भी पूरा है, स्टेबल भी हैं, वो भी आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए उत्पादों का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, KCl प्लस MgCl2। अगर इन दोनों चीजों को अलग अलग देखा जाए तो KCl भी एक यौगिक है और MgCl2 भी एक यौगिक है, और इन दोनों को यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो एक यौगिक नया बनता है जिसे अपन लिखते हैं KCl.MgCl2.6H2O। इसी तरीके से दूसरा वाला एग्जाम्पल जो अपन ने लिखा है K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, इन दोनों को भी अगर अपन देखें तो अलग अलग यौगिक हैं और दोनों ही स्थायी हैं, और इन दोनों को मिलाया जाए तो एक नया उत्पाद का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड यदि मिलाया जाए, अलग अलग देखें तो दोनों ही स्थायी यौगिक हैं और यौगिक कंपाउंड्स हैं, दोनों को मिलाने पर एक नया यौगिक या उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। तो इन यौगिकों को, सभी यौगिकों को एक अलग नाम दिया गया जिसे अपन एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि ये दो यौगिकों के योगात्मक उत्पाद से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको एडिशन कंपाउंड्स कहा गया। अब दिक्कत ये आई कि जब एडिशन कंपाउंड्स की स्टडी की गई तो हर प्रकार का एडिशन कंपाउंड एक जैसा नहीं था। जैसे कि अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये 3 अलग अलग प्रकार के यौगिकों का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर ये पाया गया कि जब योगात्मक उत्पाद बन रहे हैं, एडिशन कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो वहां पर 2 अलग अलग तरीके के व्यवहार देखे गए। इन व्यवहारों के आधार पर इन यौगिकों को, जो एडिशन कंपाउंड्स थे या योगात्मक उत्पाद थे, इनको 2 भागों में अपन ने विभाजित कर दिया। पहला डबल सॉल्ट, द्विक लवण जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या संकुल यौगिक। संकुल यौगिक उस समय इसलिए कहा गया था क्योंकि इन यौगिकों के बंधन के बारे में अपने को पता नहीं था, इनके बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है ये अपने को पता नहीं था, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनके बीच की काफी सारी केमिस्ट्री अपने को पता है, इसलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये सारे जो हैं, दोनों प्रकार के यौगिक जो हैं, ये योगात्मक उत्पाद होते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो अलग अलग प्रकार का होता है, और इस व्यवहार के कारण ही ये 2 भागों में अपन ने इनको विभाजित किया। अब बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? अगर अपन पहला देखें डबल सॉल्ट्स, तो डबल सॉल्ट्स में ये देखा गया कि इस प्रकार के जो लवण हैं, द्विक लवण जो हैं, ये केवल सॉलिड फॉर्म में ही स्टेबल होते हैं या स्थायी होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफी स्थायी होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखा गया वो ये था कि डबल सॉल्ट्स में जिस भी यौगिक के लवण बने हुए हैं, ये जैसे ही अपन विलयन या पानी में डालते हैं तो ये अपने अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे अपन ने पहला एग्जाम्पल लिया था KCl प्लस MgCl2। यहां पर जब एग्जाम्पल लिया तो यह यौगिक अपना योगात्मक उत्पाद बना था KCl MgCl2 6H2O। यदि इस यौगिक को अपन पानी में डाल देते हैं तो यहाँ पर ये अपने अपने आयंस में विभाजित हो जाता है, जो रेस्पेक्टिव आयंस हैं। जैसे KCl है ये K प्लस और Cl में विभाजित हो जाएगा, MgCl2 है ये Mg प्लस और Cl माइनस में विभाजित हो जाएगा। अर्थात अगर इनका अपन विलयन बनाएं, पानी में अगर इनका विलयन बनाते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो इनका अपन परीक्षण कर सकते हैं, सभी आयंस का परीक्षण किया जा सकता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या हुआ
कि सभी आयंस का परीक्षण नहीं किया जा सका। जैसे अपन ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया मिलाया था पहले वाले एग्जाम्पल में जो अपन ने देखा था, तो वहां पर अपना जो कॉम्प्लेक्स बना था COCl3 6NH3, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना था। और इस 6NH3 वाले कॉम्प्लेक्स को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है CONH3 एक स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा बनाया और Cl3। अगर इसे अपन जल में डालते हैं, जैसे कि इनका विलयन बनाया, उसी तरीके से यदि इनका विलयन अपन बनाते हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट और अमोनिया का कोई परीक्षण अपने को प्राप्त नहीं होता, अपितु एक पूरे आयन का परीक्षण और क्लोराइड आयन का परीक्षण प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये योगात्मक उत्पाद बना था और ये योगात्मक उत्पाद बना था, ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाते, अपितु ये योगात्मक उत्पाद बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसको जब आगे देखा गया या इनके बारे में स्टडी की गई तो ये पाया गया कि डबल सॉल्ट्स जो बने हुए थे इनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है, और आयनिक बंध उपस्थित होने के कारण जल में डालते ही ये अपने आयंस में विभाजित हो जाते हैं, जिनका की परीक्षण किया जाना संभव है। जबकि इसके विपरीत यहाँ पर अपन ने ये देखा कि जब इन्हें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसे कि अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, अभी आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी अपन संकुल के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, तो अपने को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की मोइटी के बारे में ध्यान में रखना है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज उपस्थित होती है या जो भी पदार्थ यहाँ पर हैं, ये अपने अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होते, अपितु एक आयन के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है, उपसहसंयोजक बंध यहाँ पर उपस्थित होता है। फोर्थ पॉइंट जो है कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक या एक से अधिक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थों को अपन ने मिश्रित किया है या मिश्रण किया है, और जब ये दोनों अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से द्विक लवण बने और इनको जब पानी में डाला तो ये अपने अपने आयंस में विभाजित हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने को दो पॉजिटिव आयंस का परीक्षण प्राप्त होगा, जैसे K+ और MgCl+2 विलयन में, और Cl- आयंस का विलयन में परीक्षण प्राप्त होगा। यहाँ पर भी अपने को दो लवणों का परीक्षण प्राप्त, दो आयंस का परीक्षण प्राप्त होगा, लेकिन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो आयन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा एक आयन के रूप में अपने को परीक्षण देगा, और दूसरा जो बाहर उपस्थित है वो अपना परीक्षण देगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बंध है, इसलिए ये आपस में विभाजित नहीं होंगे और एक पूरे कॉम्प्लेक्स के रूप में अपने को, आयंस के रूप में अपने को परीक्षण देंगे। तो ये अभी ये समझना ये है अपने को कि ये कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जो अपन ने बनाया है, अपना जो यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसको अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में केवल दो ही पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एक मेटल एटम और दूसरा पार्ट जिससे अपन लिगैंड कहते हैं, जिसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दो ही पार्ट इसके अंदर उपस्थित होते हैं। मेटल एटम यहाँ पर आयन या एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है, जबकि लिगैंड जिसे अपन यहाँ कह रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह या इलेक्ट्रॉन दाता की तरह यहाँ पर कार्य करता है। और इसलिए इनको अपन जनरल फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स पे जो आयन, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन जो बना है, इस पर जो चार्ज है वो मेटल और लिगेंड के चार्ज के योग के बराबर होता है। ये अपन बाद में फाइंड आउट करेंगे जब अपन आगे इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट जो कि बड़ा सा ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसमें जो मेटल और लिगेंड है इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सेट्रा जो भी अभी अपनी टर्म्स आएंगी, इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है
कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल आयन एंड अ लिगैंड आयन ईच केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित होता है। मेटल एटम जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है और लिगैंड जो है ये दाता की तरह कार्य करता है। लिगैंड के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो कि ये मेटल एटम को दान में देता है। और इस तरीके से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल और लिगैंड दोनों साझा करते हैं, दोनों शेयर करते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही प्रकार होता है, लेकिन क्योंकि लिगैंड एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और जनरली इसको अपन एम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यदि लिगैंड के पास केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लिगैंड के पास कई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हो सकते हैं, जो कि अपन बाद में स्टडी करेंगे कि लिगैंड को किस तरीके से अपन ने कैटेगरी वाइज या अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो इस समय जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है एक बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में केवल दो ही चीजें अपन रिप्रेजेंट करते हैं या लिखी जाती हैं, एक मेटल एटम और एक लिगैंड एटम। लिगैंड की जो संख्या है वो मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके अदर फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं, विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं, जो कि अपन बाद में स्टडी करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे या इनके बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब स्टडी करेंगे, तब वहां पर अपने को ये समझना है। अब हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सिंपल सॉल्ट्स जो हैं वो अपन सिंपल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर जो भी आवेश होगा उसके आधार पर इन कॉम्प्लेक्सेस को अपन मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो। यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, फॉर एग्जाम्पल FeCN होल 6 -3, इस प्रकार का संकुल यदि अपन देखें जिसमें FeCN होल 6 -3, मेटल एटम यहाँ पर आयरन है, लिगैंड यहाँ पर साइनाइड लिगैंड है, और यहाँ पर 6 साइनाइड लिगैंड उपस्थित है, जो कि अपन बाद में मैंने बताया था कि ये आयरन और बाकी फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, किस प्रकार का इसका हाइब्रिडाइजेशन है, किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके ऊपर। अब इनकी पूरी चार्ज जब अपन निकालते हैं तो इस पर आवेश आता है -3, और क्योंकि इस पर आवेश -3 है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को यदि अपने को इसको बैलेंस करना है, सपोज आयन को बैलेंस करना या चार्ज को बैलेंस करना है, तो उतने ही पॉजिटिव आयन अपन इसके पहले लिख देंगे। ऐसे आयन या ऐसा पार्ट लिखेंगे जिसका चार्ज पॉजिटिव हो, और ये ज्यादातर मेटल्स ही होते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर -3 को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ K3FeCN होल 6, अर्थात कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज था वो -3 था, और इस -3 को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम पर +1 होता है, इसलिए 3 यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो टाइप है वो है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मेटल और लिगैंड उपस्थित है, और इस मेटल लिगैंड का जो कॉम्प्लेक्स बना है उस पर रिजल्टेंट जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स चाहिए, पूरा का पूरा न्यूट्रल कंपाउंड चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन उतने ही नेगेटिव आयन इसके बाहर की तरफ लिख देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि अपन ने अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, CONH3 6 CO+3 चार्ज में है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस अगर मुझे करना है तो Cl आयन द्वारा मैं बैलेंस करती हूं और ये Cl अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब आप ये सोचेंगे कि पहले K3 यहां लिखा है और Cl अपन ने यहां लिखा है, तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जब भी अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन पहले पॉजिटिव पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे और फिर नेगेटिव पार्ट। यहां पर क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इसलिए ये पीछे की तरफ आएगा और पॉजिटिव पार्ट पहले की तरफ आएगा। यहां पर अब आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव पार्ट आपको पहले लिखना है और फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट आपको लिखना है। इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल जो तरीका है वो है NaCl। NaCl में अपन हर समय Na प्लस पहले लिखते हैं और Cl माइनस बाद में लिखते हैं। उसी तरीके से अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में है पॉजिटिव है तो पहले आप उसको रिप्रेजेंट करिए और फिर उसके बाद Cl या नेगेटिव पार्ट को लिखिए। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट पहले रिप्रेजेंट हुआ और फिर नेगेटिव पार्ट रिप्रेजेंट हुआ है, तो ये कंप्लीट इसका फॉर्मूला अपन इस तरीके से लिखते हैं। थर्ड पार्ट जो कि है न्यूट्रल, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता और इसलिए इस चार्ज को अपन 0 लिखते हैं। मेटल और लिगैंड के ऊपर जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है और रिजल्टेंट चार्ज जो है वो 0 की तरह आता है। इसमें अपन कॉमन एग्जाम्पल जैसे होते हैं ये FeCO5, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी आवेश नहीं उपस्थित, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को अपन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मेनली ये 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर उपस्थित होते हैं या 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। 4 टाइप का जो मैंने लिखा है मिक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर अपने पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिवली चार्ज भी अपने पास कॉम्प्लेक्स है, या अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों को या इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने जो बैलेंस किया गया है वो कॉम्प्लेक्स से बैलेंस हुआ है, या अपना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था और इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने के लिए अपन ने आयन या कोई ऐसी चीज नहीं ली अपितु एक कॉम्प्लेक्स लिया है जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको बेसिकली 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, और लास्ट में जो है वो मिक्स टाइप जिसमें कि दोनों आवेश जो है वो कॉम्प्लेक्सेस से बैलेंस हुआ है। तो ये मैंने ये और मेंशन किया, यहाँ पर लिगैंड की संख्या नहीं लिखी हुई, यहाँ पर लिगैंड की अपन ने संख्या लिखी हुई है। ये संख्या लिगैंड की जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के ऊपर, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका संकरण, उसके और लिगैंड्स के फैक्टर्स, लिगैंड्स वगैरह के फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और बेसिकली 2-3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस अपने को स्टडी करने हैं यहाँ पर। पहला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि लिगैंड की संख्या 6 होती है। दूसरा L4 के साथ अपने को पढ़ना है। यहाँ पर L4 के साथ अपने पास 2 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में संकरण जो है वो sp3 होगा और यहाँ पर जो अपना संकरण है DsP2 होता है। दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या जो है 4 होती है, यहाँ पर समन्वय संख्या 6 होती है। इस तरीके से अपने ये कॉम्प्लेक्सेस का टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और उनके बारे में अभी अपन ने स्टडी किया। नेक्स्ट टर्न पे अब जो भी अपनी टर्म्स यहाँ पर यूज की जाएंगी उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे।